गाइस अब जो हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे दैट इज फॉर ईवीएस। ठीक है, सेम गोज विद 11 जनवरी 2023 लेवल 1 वालों का पेपर है। ठीक है, तो इसमें ईवीएस के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्मेंटेशन इज ए कन्वर्जन ऑफ, जो फर्मेंटेशन होता है उसमें CO2 जो होती है उसका फॉर्मेशन होगा। जैसे हम ईस्ट वगैरह डाल के जो ब्रेड का घोल बनाते हैं, इडली बनाते हैं, शुगर इनटू अल्कोहल, ईस्ट इनटू अल्कोहल, शुगर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ईस्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है, जो शुगर होती है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। जो आपका बियर प्रोडक्शन होता है या फिर जो वाइन प्रोडक्शन होता है उसमें शुगर जो है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, अल्कोहल में। दैट इज कॉल्ड योर ऑप्शन नंबर 1। शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को ही हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। फ्री प्ले इज वेयर चिल्ड्रन कैन डू आउटडोर और इंडोर एक्टिविटीज, फॉलो द रूल्स ऑफ द प्ले, प्ले जेंडर स्पेसिफिक गेम्स आर सजेस्टेड बाय एडल्ट्स, ऑर्गेनाइज स्पेसिफिक एक्टिविटीज। जो फ्री प्ले होता है वो क्या होता है, जहाँ पे बच्चे कैसे खेलते हैं, कैन डू आउटडोर और इंडोर एक्टिविटीज, जहाँ पे बच्चे आउटडोर और इंडोर एक्टिविटीज को कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड योर फ्री गेम। स्प्राउटिंग इन सीड्स कैन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, एयर, मॉइस्चर एंड मॉडरेट टेम्परेचर। जो बीजों का अंकुरन है वो किसके एब्सेंस में हो सकता है, सनलाइट, वायु, नमी और मध्यम ताप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। जो सनलाइट होता है उसकी एब्सेंस में आप बीजों को स्प्राउट कर सकते हैं। हम घरों पे दाल स्प्राउट करते हैं, मूंग स्प्राउट करते हैं, मोठ स्प्राउट करते हैं, तो सनलाइट देते हैं नहीं, वो आराम से वायु, नमी और मीडियम टेम्परेचर पे स्प्राउटेशन हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। पास्चराइज्ड मिल्क इज हीटेड टू अबाउट देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है उसको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा हीटअप किया जाता है और फिर उसको कितने टेम्परेचर पे सडनली ठंडा किया जाता है और स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड के लिए हम क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं और फिर उसके बाद उसको ठंडा करके स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, पास्चराइज मिल्क जो होता है, जो हमारा पैकेट वाला दूध आता है, इसको 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, 15 से 30 सेकेंड के लिए, कितने पे, 70 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर इसको ठंडा किया जाता है और स्टोर करके पैकेट्स में बेचा जाता है। भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू का जो पौधा है उसको किसमें वर्गीकृत किया जाता है, आरोही लता, झाड़ी, विसर्पी लता और शाक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3, क्रीपर। कद्दू का जो लता होती है, बेल जो होती है, वो जमीन पे ऐसे पड़ी हुई रहती है। क्लाइंबर मीन्स ऊपर चढ़ने वाला। श्रब जो होता है इसका थोड़ा बुशी स्ट्रक्चर होती है, झाड़ लाइक स्ट्रक्चर। इसमें जो स्टेम होता है वो लाइट ब्राउन शेड होता है। जो हर्ब होता है इनका स्टेम जो होता है बहुत छोटा होता है, प्लांट बहुत छोटे होते हैं ये, और बहुत ग्रीन कलर का इनका स्टेम होता है। उंगलियों से छूकर महसूस पढ़ने की प्रक्रिया का प्रयोग उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो देख नहीं सकते। ब्रेल लिपि जो होती है वो उन्हीं बच्चों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सुन नहीं सकते उनके लिए हियरिंग एड्स आते हैं, हियरिंग इंपेयरमेंट होती है। तो बोल नहीं सकते, ये डम बच्चे होते हैं। छू नहीं सकते। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन इज स्लो। जो कूलिंग की प्रोसेस होती है वो वाष्पीकरण के कारण स्लो होती है। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप लो होता है, घटता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। जो इवेपोरेशन होता है उसके कारण क्या होगा, ठंड लगती है, पसीना आता है। जब पसीना सूखता है तो हमको ठंड लगती है। ये प्रोसेस कब धीमी होगी, जब वायुमंडल के खुले जल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो, कम हो या ज्यादा हो, और वायुमंडलीय ताप कैसा हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। शीतलन कब कम हो जाएगा, जब खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, घट जाएगा। लेट सपोज एरिया पहले इतना बड़ा था तो जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा, उसकी वजह से ठंड इजीली लगेगी। लेकिन जब एरिया इतना सा ही रह गया तो हमें क्या होगा, थोड़ा मॉइस्चर फील होगा। और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जब कम होता है तो मॉडरेट एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट रहता है जिसकी वजह से इवेपोरेशन नहीं हो पाता। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है। ठीक है, बुंदेलखंड जो है वहां की फुर्तीली जो नृत्य शैली है उसका क्या है, स्वांग, मटकी, बगोरिया और लावणी। लावणी जो है वो महाराष्ट्र की है। ठीक है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर स्वांग। इसमें क्या करते हैं, स्वांग रचते हैं, कोई दूसरा फॉर्म प्ले जो है उसका मतलब वेश धारण करके प्ले किया जाता है। पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। पौधे भूरक्षण को रोकते हैं, मृत और सूखी पत्तियां उर्वरक और कीटनाशक बनाने के लिए यूज होती हैं, पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं, पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। ए और डी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्यों, पौधे जो है वो सॉइल कंजर्वेशन जो है, सॉइल यानी कि जो सॉइल इरोजन होता है, इधर से उधर जो सॉइल ट्रांसफर होती है उसको रोकते हैं, क्योंकि पौधे ग्रिप बना लेते हैं। डेड और जो ड्राई लीव्स होती है वो उर्वरक और कीटनाशक बनाने में काम नहीं आती है। पशु और पौधों को आश्रय प्रदान करता है, नहीं, पौधे जो है वो पशु को आश्रय प्रदान करते हैं। पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। पौधे के भागों और उनके कार्यों की भूमिकाओं को नीचे बताया गया है। जड़ें जो है पौधों को पत्तों से जोड़ती हैं, फल परागन में सहायता करते हैं, फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को सहारा प्रदान करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। जो फ्लावर होता है दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। जो रूट्स होती है वो पौधे को पत्तों से नहीं जोड़ती, जो स्टेम होता है वो क्या करता है, रूट को लीव से जोड़ता है। जो फ्रूट होता है वो परागन में हेल्प नहीं करता, जो फ्लावर्स होते हैं वो परागन में हेल्प करते हैं। पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को सहारा नहीं देते हैं, स्टेम जो है वो ऊपरी भाग को सहारा देता है। भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। मिजोरम और लक्षद्वीप, झारखंड और छत्तीसगढ़, लद्दाख और पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और नागालैंड। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा लद्दाख एंड पुदुचेरी। ठीक है, 8 जो है हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेश है। मिजोरम स्टेट है, झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों स्टेट है, नागालैंड स्टेट है। एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की पारंपरिक साड़ी या पोशाक पहनी थी, उसका नाम है बनारसी, नवरारी, कलमकारी और जामदानी। कलमकारी जो है वो आंध्र प्रदेश की आर्ट है, बनारसी जो है वो यूपी की आर्ट है, लेकिन जो नवरारी साड़ी है वो महाराष्ट्र की साड़ी होती है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है उसका जो प्रोहिबिशन है 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु है। लड़कों के लिए 18 साल, लड़कियों के लिए 18 साल, लड़कियों के लिए 18 साल, लड़कों के लिए 21, लड़कियों के लिए 21, लड़कियों के लिए 21, दोनों के लिए लड़कियों के लिए 21 और लड़कों के लिए 25। तो इसका जो करेक्ट आंसर है लड़कियों के लिए 18 साल है और लड़कों के लिए 21 साल एक लीगल एज है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। कक्षा 3 में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधे को पहचानती है। तो इसमें जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें कौन सी प्रोसेस शामिल है, अवलोकन, तुलना, अनुमान और निर्णयन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। उसकी ऑब्जर्वेशन पावर मतलब उसका अवलोकन कितना सही है कि उसको पता है ये तुलसी का पेड़ है और ये गुलाब का पेड़ है। तुलना, जब बच्चा तुलना करने लगता है यानी कि कंपैरिजन करने लगता है, गुलाब के फीचर्स वो जानती है और तुलसी के फीचर्स को वो जानती है, तो उन दोनों में ही वो जो है वो कंपेयर कर रही है। अनुमान और निर्णयन वो दोनों ही चीजें यहाँ पर नहीं कर रही है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य है। इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ EVS, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग नेचर वॉक, जो हम बच्चों को बाहर पार्क में या फिर गार्डन होता है, फॉरेस्ट होता है, वहां घुमाने ले जाते हैं, उसका पर्पस क्या है। टू हाईलाइट फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा होता है आपका वनस्पति जगत और फोना होता है आपका जंतु जगत। एंड डेवलप इमोशनल बॉन्डिंग विद नेचर, टू कंडक्ट ए वर्चुअल टूर ऑफ नेचर, टू वॉक इन ए पार्क एंड एंश्योर फिटनेस ऑफ लर्नर्स, टू एंगेज लर्नर्स इन गार्डनिंग एंड डेवलप ए किचन गार्डन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। जो फ्लोरा होता है वनस्पति जगत और जो फोना होता है उस पर एक एम्फेसाइज देना, और नेचर के साथ आप जब एक इमोशनल बॉन्ड बनाते हैं उसको डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को बाहर लेके जाते हैं। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। रेजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे अपनी माँ की तरह घरबार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबंधित करने के लिए उपयोगी रहेगी। ग्रुप डिस्कशन, चलचित्र प्रदर्शन, भूमिका निर्वहन एंड खेल। तो बेसिकली जब जेंडर स्टीरियोटाइप आ रहा है कि वो
पापा के जैसे ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि वहां क्या है, ये मेल का काम है। वो अपनी मम्मी के जैसे क्या करना चाह रही है, घर बार संभालना, बच्चों की देखभाल करना, क्योंकि वो लेडीज का काम है। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या चीज है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है कि उसके दिमाग में से हम उस सोच को निकाल सकें? तो उसके लिए सबसे सही मेथड होता है ग्रुप डिस्कशन। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, उनको पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए आपने देखा कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवार में रहते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? इन बच्चों की अवहेलना करेंगे, वैसे ही गलत हो गया। और परिवार और संबंधों पर ध्यान केंद्रित करें? नहीं। इन बच्चों से सहानुभूति दर्शाएं और उन्हें परिवार पद समझने के लिए कहें। ऐसे परिवारों में बच्चों के द्वारा सामना की गई कठिनाई पर विशेष बल दें। जब आप कठिनाई पर बल देंगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा कैसे? और विषय पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करके समानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस होता है। सिंपैथी होती है किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना। एम्पैथी होती है कि अगर कोई पेन में है तो उस पेन को फील करना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम उस कॉन्टेक्स्ट जो है ऐसे बच्चों का, उसको खुद की लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे और जो एम्पैथी है उसके कल्चर का फॉर्म करेंगे। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बच्चों को सिंपैथाइज कभी मत कीजिए, बच्चे को एम्पैथाइज कीजिए। रूपल कक्षा 5 की एक स्टूडेंट है। वह अपने टीचर को बताती है कि उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी कहती है चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा बूढ़ा बाबा उसे ले जाएगा। एज ए टीचर ऑफ रूपल आप क्या करेंगे? रूपल की दादी से बात करके उन्हें ऐसा करने से मना करेंगे, बात करके समझाएंगे कि दादी झूठ कह रही है। रूपल को चांद के बारे में बताएंगे कि ऐसा कोई भी बाबा नहीं है। रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर सत्य की जांच करे। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन में दादी को मना नहीं करेंगे। दादी को झूठा भी साबित नहीं करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बच्चे को वर्चुअली समझा दो कि चांद पे कोई नहीं है। हम बोलेंगे कि वो सूचना को इकट्ठा करे और इस फैक्ट की जांच करे। सो द ऑप्शन 4 इज 4, दैट इज फ्रॉम लर्निंग बाय डूइंग। कक्षा 1 में एक टीचर के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं। आप विद्यार्थियों को विषय के संदर्भ में पढ़ाने के लिए और तैयारी के साथ कक्षा में आने के लिए कहेंगे। विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में ज्ञानेंद्रियों के विषय में लिखने के लिए कहेंगे। प्रत्येक संवेदना का कार्य चिंतन करने के लिए मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे। प्रत्येक संवेदना का कार्य संपादित करने के लिए भूमिका निर्वहन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। हमें क्या समझाना है? ज्ञानेंद्रियां। ठीक है, जब आप ये टॉपिक क्लास में पढ़ाएंगे तो बहुत जरूरी है कि आप डेमो देके समझाएं। डेमो में आप क्या करेंगे? मूर्त पदार्थ। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ। तो उसके लिए आप क्लास में खुद मूर्त तरीके से उस चीज को प्रपोज्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और बच्चे छोटे हैं तो वो मूर्त चीज से ज्यादा अच्छे से समझेंगे। कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सबसे ज्यादा उपयुक्त व्याख्या करता है? मानव व्यवहार और पारिस्थितिकी में सामंजस्य, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा, पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली लर्निंग प्रोसेस, पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जो पर्यावरण अध्ययन है उसकी प्रकृति की सबसे सही व्याख्या क्या करता है? जो एनवायरनमेंट है उसमें सतत रहने वाली जो अधिगम प्रक्रिया है वो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सबसे उपयुक्त तरीके से व्याख्या करता है। ठीक है, एक लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस जो लर्निंग प्रोसेस होती है एनवायरनमेंट के बारे में, दैट इज मोर सुटेबल टू लर्निंग स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा जो थीम है उससे परिवहन का प्रकरण का संपादन करना है। तो आप क्या करेंगे? संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहेंगे। उन्हें कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे। सूचना और संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभव से निष्कर्ष निकालेंगे। परिवहन के उपयोग का अर्थ निकालने के लिए समाचार पत्र के लेख पढ़ेंगे। पहली बात तो बच्चे देखिए क्लास 2 के हैं। ठीक है, तो इनका जो एज ग्रुप रहा होगा वो 7 साल के बच्चे रहे होंगे। तो ऐसे बच्चों को जब आपको थीम यात्रा से ये परिवहन टॉपिक पढ़ाना है तो क्या चीज है जो ज्यादा इफेक्टिव है? इसके लिए हम सूचना और संप्रेषण जो साधन है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेटिव जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज करेंगे।
और उनका जो एक्सपीरियंस है उससे हम रिजल्ट निकालेंगे। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है उसको कौन सा कथन पूरी तरह से प्रदर्शित करता है? पर्यावरण अध्ययन अपने आप में कोई अलग विषय नहीं है। पर्यावरण अध्ययन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विषय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की पूरी तैयारी है। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता है। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। जो पर्यावरण अध्ययन होता है ना, वो एनवायरमेंट और एनवायरमेंट प्रॉब्लम जो है उनके बारे में लोगों को अवेयर करना और सेंसिटिव बनाना होता है। ठीक है, जो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है उसका काम ही यही है कि आप एनवायरमेंट के बारे में लोगों को अवेयर करें और उस चीज को लेकर लोगों को जागरूक करके सेंसिटिव बनाएं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई है पढ़ाना है, उसके लिए कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है? संचार का पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास कीजिए। विद्यार्थियों को इंफॉर्मेशन जोड़कर अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए। अपने दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करिए। डाकिये के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाइए। ए और बी होगा, बी और सी होगा, ए और डी होगा और सी और डी होगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, सी और डी। हमको पढ़ाना क्या है? कक्षा 3 के बच्चे हैं, एज ग्रुप क्या होगा? 8 साल। उसके लिए हमें टॉपिक क्या पढ़ाना है? चिट्ठी आई है। जब आप बच्चों को पाठ पढ़ने के लिए दे देंगे तो रोट मेमोराइजेशन हो जाएगा, बच्चा याद करेगा और रट लेगा। सूचना को जोड़कर अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए। ठीक है। तीसरा है दादा दादी को जब आप पत्र लिखने के लिए कहेंगे तो एक तो वो उनके रियल जीवन से जुड़ा हुआ है। डाकिये का कार्य का अनुभव करने के लिए हम डाकघर जाने की भी योजना बनाएंगे। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे को पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में सही है? बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं, बिल्कुल सही है। अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान संदर्भित अनुभव होते हैं। विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है। विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2, ए, सी एंड डी। आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। एनवायरनमेंट का काम ही यही है। अलग अलग जब बच्चे पृष्ठभूमि से आए हैं तो समान अनुभव लेकर वो नहीं आ सकते, तो ये क्या है? गलत है। विविधता जो है वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है, बिल्कुल सही है। विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं जिनको पक्षी टॉपिक जो है वो पढ़ाना है, तो आप किसे प्रायोरिटी देंगे? अपने विद्यार्थियों को पक्षियों का मॉडल उनके नाम सूची के साथ याद करने के लिए दे देंगे? नहीं, रूट मेमोराइजेशन नहीं करना है। पक्षियों के विषय में अपने शब्दों में लिखने के लिए कहेंगे। स्थानीय पक्षी, उनकी प्रकृति, उनके आवास स्थान की पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर का उपयोग कीजिए। पक्षियों पर एक वीडियो और उसके बाद कंप्यूटराइजेशन प्रेजेंटेशन दिखाइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। क्यों? स्थानीय पक्षी यानी कि जो लोकल बर्ड्स हैं उनका नेचर, उनका आवास, उनका हैबिटाट क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बच्चों को एक नेचर वॉक करवानी होगी। वानी said mango trees is like an open umbrella. Which processes have been used by वानी in this statement? वानी जो है उसने कहा कि आम का पेड़ जो है वो खुली छतरी के जैसा है, तो इसमें उसने क्या क्या चीज यूज की? ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन, डिसीजन एंड हाइपोथेसिस, इमेजिनेशन। ठीक है, अवलोकन किया, तुलना की, निर्णय लिया या फिर कल्पना की। तो इसमें वानी ने क्या किया है? पहले ऑब्जर्व किया है। उसको कैसे पता आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है? पहले उसने दोनों चीजें ऑब्जर्व की, फिर उसने आम के पेड़ को और छतरी को क्या किया? कंपेयर किया। तो उसने तुलना भी की, निर्णय, वो कोई डिसीजन नहीं ले रही है। फिर उसने क्या किया? इमेजिनेशन किया कि वो कैसा है, इमेजिन कर लिया कि आम का पेड़ खुली छतरी के जैसा है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। कक्षा 3 में हमको क्या करना है? टॉपिक पढ़ाना है कौन सा? जल। विद्यार्थियों ने ऐसे उदाहरणों को बताया क्लास में जिसमें लोगों को सार्वजनिक संसाधन जैसे कुआं, तालाब आदि से जल पीने के लिए मना किया गया था। तो आप ऐसी परिस्थिति से कैसे निपटेंगे?
विद्यार्थियों को इस टॉपिक से मतलब इस विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने से ही मना कर देंगे। उन अनुभवों को साझा करने और समानता के मूल्य पर बल देने के लिए कहेंगे। उन्हें अनुभवों को साझा करने और जल संरक्षण पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। पहली बात तो विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकेंगे। उनको ये नहीं कि टॉपिक ही आप लीव करवा देंगे और इसी टॉपिक पे आप बच्चों को फोकस्ड रखेंगे। ऐसी घटनाओं को साझा करने से मना नहीं करना है। साझा करना और समानता का मूल्य यानी कि लॉ ऑफ इक्विटी उस पर बल देने के लिए कहेंगे। अपने एक्सपीरियंस साझा करने के लिए बोलेंगे और जल संरक्षण पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु कौन सा उद्देश्य जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? विषयगत अवधारणाओं की समझ का विकास, प्रायोगिक गतिविधि की समझ का विकास, अवलोकन, खोजबीन, तर्क और निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास, विवेक के आधार पर सही और गलत को तय करने की क्षमता का विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। एनवायरमेंटल स्टडी है, उसका कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हमें सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट को डेवलप नहीं करना है, प्रेजेंट प्रायोगिक गतिविधि की समझ का विकास नहीं करना है। हमें बच्चों में ऑब्जर्वेशन, डिस्कवरी, रीजनिंग और रिजल्ट की जो क्षमता है उसको विकसित करना है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये चीज क्लियर हुई है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।